हेलो डॉक्टर आसिम खालिद साहब। हेलो कैसे हैं जनाब, आप? अल्हम्दुलिल्लाह जनाब, आप सुनाइए। थैंक यू सर, आपने आज हमें टाइम दिया। आपका वेलकम बहुत जनाब, शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब ये बताएंगे कि आप इस फील्ड में कितने सालों से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तकरीबन 25 साल हो गए इसी फील्ड में, फॉर द लास्ट 25 ईयर्स, यानी कि 12 मार्च 1996 से मैं ये इस फील्ड में हूँ। आपकी जो स्पेशलिटी है किस फील्ड में है? मेरी स्पेशलिटी बेसिकली कंपेनियन एनिमल या पेट एनिमल्स में है, जिसमें स्मॉल एनिमल आ जाते हैं जैसे कि डॉग, कैट्स और पेट बर्ड्स और वाइल्ड लाइफ भी। इन सब में मैं सर्जन हूँ, स्मॉल एनिमल सर्जन। और आपने अभी तक कितनी सर्जरी की है? इस चीज़ का तो कोई रिकॉर्ड नहीं रखा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 25 साल हो गए हैं काम करते हुए, थाउजेंड्स ऑफ प्रोसीजर्स किए हैं। इसके अलावा डॉग्स, कैट्स और वाइल्ड लाइफ में भी आपने कुछ किया है सर? मैं तकरीबन 13 सी सेक्शन लाइनस पे कर चुका हूँ, लाइन्स की सर्जरी कर चुका हूँ, एलिफेंट की ट्रीटमेंट कर चुका हूँ, हिपोपोटामस और मुख्तलिफ वाइल्ड एनिमल जिसमें डियर फैमिली और मुख्तलिफ किस्म के दूसरे पेट बर्ड्स, इन सब पे मैं कुछ ना कुछ प्रोसीजर्स कर चुका हूँ जी। जैसे लोग MBBS करते हैं, आपने जो DVM लाइन को क्यों चूज किया? इसके पीछे बिहाइंड द सीन क्या बात है सर? बेसिकली देखिए जी, जब भी कोई प्री मेडिकल स्टूडेंट करता है तो उसका आइडिया यही होता है कि वो MBBS डॉक्टर करे। अनफॉर्चुनेटली, और अब तो मैं यह कहूँगा फॉर्चुनेटली, एट दैट टाइम मेरा मेडिकल में मेरिट नहीं आया, इसलिए मैंने एक आर्टिकल वेटरनरी साइंस पे पढ़ा और मुझे बहुत ही इंटरेस्ट इसमें पैदा हुआ। जैसे 7 डेज अ वीक होते हैं, मेरा ख्याल है आप अपनी फैमिलीज को कम ही टाइम देते हैं। कितने डेज आप क्लिनिक पे आते हैं? आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया। मेरी फैमिली मेरे साथ बहुत कोऑपरेट करती है और मैं फैमिली को बहुत कम टाइम दे पाता हूँ। तकरीबन 6 वर्किंग डेज़ हैं मेरे और संडे मेरा तकरीबन ऑफ होता है, लेकिन कभी कभार ऐसे इमरजेंसी प्रोसीजर्स आ जाते हैं तो उसमें भी आना पड़ता है। STED स्टैंड फॉर? HDED इसका मतलब होता है हिप डिस्प्लेजिया, एल्बो डिस्प्लेजिया। ये जर्मन शेपर्ड डॉग और बाकी डॉग में भी, हम सिर्फ अभी जर्मन शेपर्ड की बात कर रहे हैं, जर्मन शेपर्ड डॉग में एक मौरूसी मर्ज है। अगर इसके माँ बाप में इसके बैड जीन्स मौजूद हैं तो बच्चों में भी बैड जीन्स आ जाते हैं और उसकी जो हिप है वो नॉर्मल नहीं होती, वो डिस्प्लेज होती है या निकल गई होती है। लिहाजा इस चीज़ को जज करने के लिए जब मेल और फीमेल डॉग 12 महीने का हो जाए तो उस पे क्लब की तरफ से ये लाजिम है कि उसका टेस्ट करके कंफर्म करें। अगर तो उसका जॉइंट ख़राब है तो उस डॉग को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है और वो ब्रीड नहीं कर सकता फ्यूचर में, क्योंकि अगर वो ब्रीड करेगा तो यही डिफेक्ट वो अपने बच्चों में भी ट्रांसफ़र करेगा। ये एक्सरे होता है? ये एक एक्सरे की टेक्निक है जो कि एनेस्थीसिया करके एनिमल का फिर एक मखसूस एंगल में उसके एक्सरेज हिप के और एल्बो जॉइंट्स के लिए जाते हैं। उन मखसूस एंगल में एक्सरेज को फिर रीड किया जाता है और इसकी तकरीबन 5 क्लासेस हैं। DNA का क्या प्रोसीजर है? DNA का प्रोसीजर सिंपल, एक ब्लड सैंपल लेते हैं, एक हमारे पास ऑफिशियल किट्स मौजूद हैं, उनके ऊपर चंद ड्रॉप्स डाल देते हैं और ब्रीडर के या डॉग ओनर के साइन भी उनकी मौजूदगी में करवा लेते हैं कि आप ही का डॉग का सैंपल है, और ब्रीड वार्डन भी उस पर साइन कर लेते हैं और वो भी फिर इस तरह से जर्मनी भेज दिया जाता है जहाँ पे इनका तमाम डाटा मौजूद है। फीमेल की प्रेगनेंसी पीरियड कितनी देर का होता है और कितनी देर बाद बच्चों को वो डिलीवर करती है? तकरीबन इसका 62 डेज का प्रेगनेंसी पीरियड है, उसके बाद ये पप्स डिलीवर करते हैं। उसके लिए क्या प्रिकॉशंस हैं कि जो फीमेल के जो बच्चों की डेथ रेशियो ज़्यादा होते हैं? इसमें सबसे पहले तो जनाब मैनेजमेंट का बहुत बड़ा रोल है, और एक आप रूल जानते हैं, प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर। इसमें हम जब पप्स डिलीवर हो जाते हैं तो बहुत जज्बाती हो जाते हैं, सारे दोस्त देखने के लिए आते हैं और किसी के साथ भी वायरस चल के आ सकता है, वायरस को कोई नहीं रोक सकता। जब तक बच्चों को पहला शॉट वैक्सीन का ना लग जाए उन्हें बिल्कुल क्वारंटाइन, बिल्कुल अलहदा रखना चाहिए। क्लाइंट को या ओनर को, पेट के, उन्हें खुद भी एहतियात करना चाहिए कि बाहर के जो दूसरे डॉग्स वगैरह उनसे इंटरेक्शन ना करें, वरना वो वहाँ से वायरस लेकर अंदर आ सकते हैं। लिहाजा इस चीज़ पे, और साथ साथ आप अगर जगह की सफाई प्रॉपर एंटीसेप्टिक से, जैसे इसके लिए बेहतरीन जो एंटीसेप्टिक वो ब्लीच है, ब्लीच को 1:40 पानी के साथ मिक्स करके अगर आप इस्तेमाल करें तो तमाम वायरस फौरी तौर पर मर जाते हैं और ये बेहतरीन दवाई है इसके लिए। ये रूम टेम्परेचर भी बहुत अफेक्ट करता जी है? बिल्कुल, बहुत। अब सर्दियों के दिन आ रहे हैं तो इसमें फर्स्ट वीक में जो पपी के लिए टेम्परेचर है वो तकरीबन 28 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए और हर हफ्ते आप 2 डिग्री सेंटीग्रेड कम करते जाएं और तकरीबन 4 हफ्तों के बाद 22 डिग्री सेंटीग्रेड पर फिक्स कर दें, जब तक कि बच्चे 6 हफ्ते के नहीं होते। फीमेल के मिल्क में इन्फेक्शन आ जाता है,
आप क्या रिकमेंड करते हैं ताकि उसके जो बच्चों को बचाया जा सके? इस चीज़ को मेस्टाइटिस कहते हैं। बाद का दूध में फीमेल्स के इन्फेक्शन आ जाती है। मेरे ज़ाती एक्सपीरियंस के मुताबिक अगर किसी बिच के दूध में इन्फेक्शन आ जाए तो वो लाइफ टाइम जाती नहीं। आप जब भी उसे ब्रीड करेंगे उस पर्टिकुलर ग्लैंड से जब मिल्क आएगा तो वो इन्फेक्टेड ही होगा, और अगर वो बच्चे उस इन्फेक्टेड दूध को पीते रहें तो वो 3-4 दिन में कोलैप्स हो जाते हैं। तो ऐसे ग्लैंड को कोशिश करना चाहिए कि टेप करके कवर कर दें, उससे पपीज़ मिल्क कंज्यूम ना करें। बाकी जो इसके 5 हेल्दी ग्लैंड्स हैं वहाँ से मिल्क यूज़ करते रहें। तो उस चीज़ की करेक्शन के लिए बेहतर यही है कि आप किसी भी वेट से रब्ता करें, वो उसका प्रॉपर कल्चर सेंसिटिविटी करके देखें। तो लोगों का बड़ा की ऑफ थॉट है कि डॉक्टर साहब को छोड़ो और ख़ुद से करो। जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं उनको वो खुद से लैक्टोजन देना शुरू कर देते हैं। क्या आप ये रिकमेंड करते हैं? इन केस कोई डॉक्टर नहीं मिलता या कोई फ़ोन नहीं उठाता तो हम ये खुद से डिसीजन ले सकते हैं, या आप क्या रिकमेंड करते हैं? देखिए जी, इसमें क्लाइंट की, ओनर की इन्फॉर्मेशन पूरी होनी चाहिए। वो पप्स के आने से पहले अपने आप को एजुकेट करके रखें कि अगर मिल्क बिच के उसकी माँ के नहीं आ रहा तो बच्चों को कौन सा मिल्क फीड करना है। बेहतरीन तो ये है कि मार्केट में इस वक्त 2-3 मुख्तलिफ ब्रांड्स मिल रहे हैं जो कि डॉग्स का मिल्क है। आप वो वाला मिल्क कंज्यूम करवाएं। अगर इमरजेंसी में वो ये नहीं यूज़ कर रहे तो कि अपने डॉक्टर से रब्ता करके आप जो भी ह्यूमन बेबीज़ का मिल्क है टेम्परेरी तौर पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अदरवाइज़ आपको उसी पर आइडियली स्विच करना चाहिए जो कि बिचेस का आर्टिफिशियल पैक मिल्क मिलता है, क्योंकि उससे पपीज़ की हेल्थ बिल्कुल ठीक रहेगी, उन्हें डायरिया नहीं लगेगा। वरना दूसरे दूध इस्तेमाल करने से आम तौर पे पपीज़ को डायरिया लग जाता है और वो बीमार हो जाते हैं या कोलैप्स हो जाते हैं। आप क्या रिकमेंड करते हैं बच्चों को कितने आवर्स के बाद फीडिंग करवानी चाहिए? में तकरीबन हर 3 घंटे बाद फीडिंग करनी चाहिए। लेट से आप सुबह 9 बजे पहली फीडिंग करें, उसके बाद 12 बजे, दोपहर के 3 बजे, शाम के 6 बजे, रात के 9 बजे, रात के 12 बजे। रात के 12 से सुबह 9 बजे तक जानवर को भूखे रखना भी बहुत ज़रूरी है। बाज़ हज़रात ये गलती करते हैं कि वो 24 घंटे हर 3 घंटे बाद फीडिंग करते रहते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। बच्चों का जो टाइम पीरियड है, उसका जो बूस्टर है, उसका जो शॉट्स है, कितनी देर बाद लगना चाहिए? अगर तो माँ के वैक्सीन लगी हुई हैं तो बच्चे को आइडियली 6 हफ्ते से पहले इंजेक्शन नहीं लगाने चाहिए, और कंट्री टू कंट्री ये रूल वेरी करता है। कई मुल्कों में तो ये 12 हफ्तों से पहले इंजेक्शन नहीं लगाते, लेकिन हम ये रिकमेंड करते हैं कि कम से कम 6 हफ्ते पे लगाएं। और अगर आपको शक है कि इसके माँ और बाप के भी वैक्सीनेशन अच्छी नहीं हुई थी तो आप 4 हफ्ते की एज से इसकी वैक्सीनेशन स्टार्ट कर दें। पहले जो 30 दिन की एज पर, जो 4 हफ्ते की एज पर इंजेक्शन लगेगा, प्रेफरेबली कोशिश करें सिर्फ जो एक पार्वो वायरस इन्फेक्शन है उस एज में वही ज़्यादा आती है वही लगे। और इसका मुख्तलिफ शेड्यूल हैं, लेकिन जो हमारी वर्ल्ड स्मॉल एनिमल वेटरनरी एसोसिएशन है उसके रूल्स को फॉलो करना चाहिए, और ये डिपेंड करता है आपके मुल्क में वैक्सीन कौन सी अवेलेबल है, इस चीज़ पे भी डिपेंड करता है। तो मैं जो प्रेफर करता हूँ, पहले चौथे हफ्ते में उसे आप, या छठे हफ्ते में आप लगाइए उसे पार्वो का इंजेक्शन, उसके बाद फिर 21 दिन बाद पार्वो का इंजेक्शन रिपीट करें। वो दूसरा इंजेक्शन हो गया। तीसरा और चौथा इंजेक्शन जो है वो कंप्लीट वैक्सीन हो जिसमें रेबीज, डिस्टेम्पर, इन्फ्लुएंजा सारे वायरस मौजूद हों, और टोटल 4 इस तरह से बनते हैं शॉट, ये लगने चाहिए। आप ये समझते हैं कि डिवॉर्मिंग इज द मेन पार्ट ऑफ डॉग हेल्थ? तमाम एनिमल्स में इंतहाई ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि एनिमल्स ग्राउंड से पिक करके खाते रहते हैं, एक दूसरे के स्टूल को लिक कर लेते हैं, और एक डॉग से दूसरे डॉग को वर्म्स के एग्स जाते रहते हैं। तो हर 3 महीने बाद डॉग्स और कैट्स की डिवर्मिंग करते रहें आप। पार्वो इज अ वायरल डिजीज। पाकिस्तान में ये डिजीज बहुत कॉमन है। लोगों का ये कहना है कि हमारे डॉग्स को वैक्सीनेशन हुई थी और फिर हमारे डॉग को पार्वो होगी, तो इसके लिए आप क्या सजेस्ट करते हैं? आपने ये भी बड़ा अच्छा सवाल किया है। पार्वो की 3 टाइप्स हैं पार्वो वायरस की। हमने कुछ साल पहले यहाँ लाहौर में 18 सैंपल, यहाँ से हमारे एक डॉक्टर साहब ने उन्हें बाहर भेजा इंग्लैंड में रिसर्च के उनके पर्पज़ से, और वो तीनों वायरस जो दुनिया में पाए जाते हैं उन 18 सैंपल्स में निकले, जबकि हमारी वैक्सीन जो है सिर्फ वो 2 वायरसेस को कवर करती है। सम टाइम अगर वो तीसरा वायरस आता है तो पार्वो वायरस इन्फेक्शन हो सकती है, लेकिन ज़्यादा कॉमन वो 2 वायरस हैं, CPV1 एंड CPV2, तो उनके अगेंस्ट ही वैक्सीन होती है, और इन तीनों के अगेंस्ट वैक्सीन अवेलेबल नहीं है दुनिया में। एक बच्चे को पार्वो का अटैक हो, उसकी जो डेथ रेशियो है वो कितने % है और उसके सर्वाइवल चांसेस कितने % है?
डिपेंड करता है कि आप किस स्टेज पर उसे डॉक्टर के पास लेकर गए हैं, और जो किताब कहती है इसमें 30% सर्वाइवल रेट है। अगर 10 बच्चों को ये इन्फेक्शन हुई है तो उनमें से सिर्फ 30% सर्वाइव करते हैं, 70% कोलैप्स कर जाते हैं। पार्वो इज अ वायरल डिजीज, शेयर होती है डॉग टू डॉग। एक अगर बच्चे को उस कैनल में पार्वो हो जाती है तो हमें क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए ताकि हम दूसरे बच्चों को बचा सकें? जब किसी कैनल में डिजीज़ आ जाए तो वहाँ वैक्सीन बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। वैक्सीन का असूल है कि वो सिर्फ हेल्दी एनिमल्स को लगती है। लिहाजा अगर आपके किसी एक पपी में इन्फेक्शन आ गई है तो मार्केट में इसके इम्यूनोग्लोबुलिन या एंटीबॉडीज़ मौजूद हैं, वो आप बाकी एनिमल्स को एहतियाती तौर पर लगाएं ताकि वो बच जाएं, और तकरीबन 10 दिन तक उन्हें अंडर ऑब्जर्वेशन रखें। जब 10 दिन तक उन्हें कोई डिजीज़ ना आए तो फिर वैक्सीन कर लें। आप उन्हें 10 दिन से पहले वैक्सीन ना करें। आप ये समझते हैं कि जिस बच्चे को पार्वो हुई हो उसकी जो रिकवरी टाइमिंग है 1 साल में हो जाती है या लॉन्ग रन में जाके वो ठीक हो जाता है? अगर तो वो प्रॉपर टाइम पे रिकवर कर गया, ऑन एन एवरेज 6-7 महीने की एज तक वो बिल्कुल स्टेबल हो जाता है। कोई नहीं बता सकता कि उसे बचपन में पार्वो हुई थी। वो रिकवर कर जाते हैं, टेम्परेरली उसकी हेल्थ लूज होती है लेकिन उसके बाद रिकवर कर जाते हैं। पाकिस्तान में आपको पता है वेदर बहुत ज़्यादा गर्म रहता है तो डॉग्स पे बहुत ज़्यादा टिक्स आते हैं, तो उसके लिए आप क्या प्रिकॉशंस देते हैं? ये आपने सही पॉइंट आउट किया कि टिक फीवर और टिक्स ये गर्म इलाके की ज़्यादा कॉमन बीमारियां हैं, और पाकिस्तान में हमने देखा है, मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस है कि हमारे 70% डॉग्स को टिक फीवर होता है। और टिक्स के बचने के लिए आप मार्च ऑनवर्ड एनिमल्स को एहतियाती तौर पे दवाइयाँ लगाते रहिए ताकि उन पर टिक्स ना आए। अगर टिक्स आ गए तो वो उसमें जो जरासीम बेबीजिया ट्रांसफ़र करेंगे और फिर वो डॉग्स बीमार होंगे और फिर आप उसका इलाज करवाते। क्या चीज़ है बेबीजिया? एक माइक्रोस्कोपिक आप कह सकते हैं कीड़ा है, प्रोटोजोआ है, जो कि हमारे डॉग्स को जब टिक्स काटते हैं तो टिक्स के ज़रिए वो उनके खून में चला जाता है और खून के सुर्ख खुलिये के अंदर, रेड ब्लड सेल के अंदर वो ग्रो करता है। जब वो बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाते हैं तो रेड सेल को फाड़ कर वो निकलते हैं और बाकी जो साथ वाले रेड ब्लड सेल्स हैं उनमें घुस जाते हैं, और फिर इस तरह है कि विशियस साइकिल चलता रहता है और ब्लड को डैमेज करते रहते हैं और एनिमल बीमार रहता है, खाना पीना कम कर देता है, वेट लूज कर देता है। सर डॉग फूड इज़ अ कंप्लीट डाइट और लोग इसमें फिलर ऐड करते हैं। सबके अपने अपने एक्सपीरियंस होते हैं, पर्सनल एक्सपीरियंसेस होते हैं। लोग इसमें घर के खाने के अंदर भी डॉग फूड मिक्स करके देते हैं, लेकिन मैं कम से कम ये सजेस्ट करता हूँ 12 महीने तक, जब तक कि डॉग पपी की अपनी लाइफ में रहता है, उसे सिर्फ डॉग फूड खिलाया जाए। उसके बाद फिर आप जो चेंजेस करना चाहें तो कर लें, लेकिन इन जनरल डॉग फूड ज़्यादा बेहतर है। सर मार्केट में डॉग फूड्स तो बहुत ज़्यादा है और बड़े ब्रांड्स हैं, जो लोग इसको अफोर्ड नहीं कर सकते, आप क्या रिकमेंड करते हो कि उनको क्या चीज़ें डाली जाएँ फ्रेश में? फ्रेश फीड में बहुत सारी सोर्सेज हैं, आप कर सकते हैं। कम से कम 3 हिस्सा गोश्त हो, बेशक चिकन हो जाए, मटन, बीफ या जो भी सोर्स लें आप, और 1 हिस्सा सब्ज़ी और चावल मिक्स करके हो, और सब्ज़ी और चावल अकॉर्डिंग टू अवेलेबिलिटी और सीज़न आप यूज़ कर सकते हैं। सर प्रेग्नेंट फीमेल्स के लिए आप क्या रिकमेंड करते हैं, क्या डाइट प्लान होनी चाहिए, और इसके साथ कोई मल्टीविटामिन्स हम ऐड कर सकते हैं? जी, उसे एक्स्ट्रा एहतियात की ज़रूरत है। प्रेग्नेंट फ़ीमेल को उसकी खुराक भी बढ़ा देनी चाहिए और उसे मल्टीविटामिन मिनरल्स जो आपके पास अच्छे अवेलेबल हैं वो भी देने चाहिए। वो सिर्फ प्रेगनेंसी के दौरान ही नहीं बल्कि उसके बाद जब वो पप्स को दूध पिलाती है उस टाइम पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है फ़ीमेल अगर आप कोई सपोर्टिव उसे विटामिन मिनरल्स नहीं देंगे तो। उसके लिए कौन से मिनरल्स और विटामिन ज़रूरी हैं? देखिए जी, आइडली तो देने चाहिए जो कि डॉग स्पेसिफिक विटामिन्स हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये पाकिस्तान में नहीं मिलते और हर जगह पे हर चीज़ अवेलेबल नहीं होती। तो इसकी जगह पे ह्यूमन साइड पे जो अच्छे विटामिन्स हैं जिनसे डायरिया वगैरह नहीं लगता, जो मिनरल और विटामिन के कम्बिनेशन है वो हम यूज़ कर सकते हैं और करते हैं रूटीन में। AI स्टैंड फॉर? AI अगर आप कह रहे हैं तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की आप बात कर रहे हैं। इंसेमिनेशन का मतलब है कि सीमन मेल डॉग से फीमेल में ट्रांसफ़र करना। नेचुरल मेटिंग करेगा तो वो ट्रांसफ़र हो जाएगा। कुछ रीजंस पे डॉग और फीमेल मेट नहीं कर पाते, या डॉग आपका दूसरे शहर या दूसरे मुल्क में है तो उसका आप सीमन कलेक्ट करके ले आएँ तो वो फिर फीमेल में इंसर्ट किया जा सकता है। इसे हम कहते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। ये पाकिस्तान में लॉन्च हो गया है? जी बिल्कुल कर रहे हैं। हमारी एक कोलीग हैं डॉक्टर जाहिद ताहिर, मैं और हम दोनों मिलकर इस पे काम कर चुके हैं और पहला जो लिटर हमने गालबन 3-4 साल पहले लिया और वो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन पे किया। और अभी रिसेंटली भी हमने एक
बिच में इंट्रा यूट्रस इम्पोर्टेड सीमन को इंजेक्ट किया है और वो बिच अब कंसीव कर गई है। अभी होपफुली 3 हफ्तों तक वो डिलीवर करेगी। फीमेल कितनी देर बाद हीट पे आती है? हर फीमेल का अपना एक साइकिल होता है। ऑन एन एवरेज मैंने बताया आपको तकरीबन 6 महीने का इसका हीट साइकिल होता है। अगर आप लेंथ देखें तो ये 4 से 8 महीने तक वेरी कर सकता है। जो ब्रीडर हजरात के लिए मैं यही कहूँगा कि अपने हर डॉग का एक रिटन रिकॉर्ड रखें, वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, ज़बानी पे ना डिपेंड करें। देखिए जी, हीट को कंफर्म करने के लिए 2-3 बहुत अच्छे टेस्ट हैं। एक सिंपल टेस्ट है वेजाइनल साइटोलॉजी। एनिमल की वेजाइना से सैंपल लेकर उसे माइक्रोस्कोप में स्टेन करके देखा जाता है। उससे बहुत अच्छा अंदाज़ा लग जाता है कि एनिमल किस स्टेज पे हीट की। और इसके साथ साथ एक और टेस्ट है जिसे हम प्रोजेस्टेरोन टेस्ट कहते हैं। कोशिश करनी चाहिए कि ये दोनों टेस्ट करें हम, और इससे हमें बहुत अच्छा पता लग जाता है कि एनिमल का प्रॉपर मेटिंग टाइम क्या है। जो हजरात रेगुलर ब्रीडर मुझसे इसका प्रोजेस्टेरोन का टेस्ट करवाते हैं, दे आर वेरी मच सेटिस्फाइड कि हम पहले ही उसने बता देते हैं जी योर फीमेल इज़ रेडी फॉर मेटिंग और ये कंसीव करेगी, तो इसके चांसेस प्रेगनेंसी के ज़्यादा हैं। ये फीमेल का जो P4 है, प्रोजेस्टेरोन टेस्ट, कौन से हीट के डेज पे करवाना चाहिए और आप क्या रिकमेंड करते हैं? ये इसकी वैल्यूज़ पे डिपेंड करता है कि आपने पहला टेस्ट जब कराया तो उसकी वैल्यू कितनी आई है, तो फिर वो डॉक्टर ही दोबारा सजेस्ट कर सकता है कि सेकंड और थर्ड टेस्ट की ज़रूरत है या नहीं है। मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि जब अगर आपकी फ़ीमेल की हीट 8 दिन की है, यानी 8 दिन तक वो रेड ब्लड फेंक रही है, तो 9वें दिन पे ड्राई होना शुरू होती है, तो पहला टेस्ट उस टाइम करें आप। वो टेस्ट की वैल्यू आपको बड़ा अच्छा बताएगी कि कितने दिन बाद इसकी वैल्यू और शूट कर जाएगी, तो फिर आप 2-3 दिन के बाद अकॉर्डिंग टू सिचुएशन रिपीट करें टेस्ट। और इसका जो ग्राफ की जो रिपोर्ट्स हैं 400 से 700 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। 400 से 1000 तक एक नॉर्मल रेंज है। अगर इससे ऊपर चली गई है तो वो भी बेकार है, इससे नीचे है तो वो भी बेकार है। आप क्या सजेस्ट करते हैं, व्हाट इज़ द बेस्ट टाइम कि जिस ग्राफ में इसको मेटिंग करवाना चाहिए? 4 या 4 के नज़दीक हो, ये बेहतरीन टाइम है जी। एक नॉर्मल डॉग के कितने टीथ होने चाहिए और कितने होते हैं? डॉग के 42 टीथ होते हैं जी। एनिमल की बाइट ज़रूर देखनी चाहिए। हर ब्रीड की एक स्पेसिफिक बाइट होती है। जर्मन शेपर्ड की सीजर बाइट है, वो होनी चाहिए। अगर लोअर जा आगे आ गया वो डिफेक्टेड है, ऊपर वाला जा बहुत आगे चला गया वो भी डिफेक्टेड है। एक तो इन चीज़ों का डिफेक्ट देखना चाहिए। नंबर 2, जज जो शो के दौरान देखते हैं कि दांत कोई मिसिंग या एक्स्ट्रा तो नहीं मौजूद। मिसिंग दांत भी पेनलाइज किया जा सकता है और एक्स्ट्रा दांत भी, लेकिन डिपेंड करता है एक दांत मिसिंग है, 2 दांत मिसिंग है, या कोई मोलर मिसिंग है या केनाइन मिसिंग है, तो वो फिर मेजर डिफेक्ट में आ जाता है। जब बहुत ज़्यादा क्लोज कंपटीशन हो तो फिर अगर किसी एक में लेट्स से अगर P1 मिसिंग है तो फिर जज फिर उसे दूसरे नंबर पे लगा देता है। सर, मेल पपीज में एक बड़ा मेन इशू है कि बच्चों में नॉर्केड निकल आते हैं और वो कितनी देर तक अपने टेस्टिकल ड्रॉप्स करते हैं। इन केस ड्रॉप नहीं करते तो उसको चेक करने के लिए क्या आप रिकमेंड करते हैं? नॉर्मली तकरीबन 6 हफ्ते की एज पे दोनों टेस्टिकल्स डिसेंड हो जाते हैं, और अगर नहीं डिसेंड हुए तो आप मैक्सिमम 7 माह की एज तक वेट कर सकते हैं। अगर इसके बाद भी टेस्टिकल डिसेंड नहीं हुए तो बहुत ही कम चांसेस हैं। इसके लिए सर आप क्या रिकमेंड करते हैं? एक्सरे होना चाहिए या अल्ट्रासाउंड होना चाहिए? एक्सरेज तो नहीं, अल्ट्रासाउंड से कंफर्म कर सकते हैं कि दूसरा टेस्टिकल है क्या एब्डोमेन के अंदर है या कहीं और नीचे स्किन में कहीं स्टक हो गया, ये पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। इन चीज़ों से आप कंफर्म कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए बड़ा मेटिकुलस केयरफुल किस्म का अल्ट्रासाउंड टेक्निक चाहिए। आम अल्ट्रासाउंड मशीन से ये नहीं डिटेक्ट हो सकेगा और उस डॉक्टर की एक्सपर्टीज पे भी डिपेंड करता है। थैंक यू डॉक्टर साहब फॉर द वंडरफुल टाइम, और आपने अपनी जो एक्सपर्टीज़ है हमारे साथ शेयर की है। थैंक यू सो मच अगेन। बहुत बहुत शुक्रिया जी।